हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए पीवाईक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। आज का हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं 2018 का पेपर और विषय का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। पेपर 2 है ये। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। टोटल क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं वो टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम 40 क्वेश्चनों को जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। पीवाईक्यू साथियों इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको मिस कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आप बहुत ही भारी गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू साथियों जानते ही हैं बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, बार बार आने वाला ये पेपर होता है। ठीक है, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न होता है 15 क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है, कौन सा है? फूल, पत्तियां, फल, मानचित्र। तो राइट आंसर इसमें जो है मानचित्र जो है नहीं होगी। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री में। और फूल भी होता है, पत्तियां भी होता है, फल भी होता है, मानचित्र जो है नहीं होगा। तो राइट आंसर जो है नहीं पूछा गया, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला है प्रश्न संख्या 2, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, कलरव है, मंजरी है, वर्तिका है कि रेनबो है। प्राथमिक स्तर की बात की गई है साथियों, तो ये हो जाएगा कलरव। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। विकल्प ए भ्रमर से, विकल्प बी प्रश्नोत्तर से, विकल्प सी निबंध से, विकल्प डी रंगोली से। तो जो छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है वह भ्रमण से विकसित होती है। दूसरे जगह पर जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो भ्रमण से जो है ये विकसित होता है। अगला देखेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 4, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनोशारीरिक क्रियाकलाप, डी है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। तो पाठ्य सहगामी जो है क्रियाकलाप, ये राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। ठीक है, और ये जो है क्रियाकलाप जो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होते हैं ना, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होते हैं लेकिन छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उसे ही जो है हम लोग कहते हैं पाठ्य सहगामी। ठीक है, क्रियाकलाप। आगे है प्रश्न संख्या 5, कक्षा में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है। खेल कॉर्नर है कि लर्निंग कॉर्नर है कि कक्षा लाइब्रेरी है कि मैजिक कॉर्नर है। तो इसका राइट आंसर जो है लर्निंग कॉर्नर हो जाएगा। लर्निंग कॉर्नर क्या होता है कि कक्षा के अंदर ही एक कोने पर कुछ सामग्रियां जो है रख दी जाती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसे ही जो है लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि बच्चे अपना स्वतंत्र रूप से कुछ न कुछ सीख पाएं। प्रश्न संख्या 6 है, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। जो कार्य पुस्तिकाएं होती है बच्चों को किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा अवसर देती हैं? खेलने के, पढ़ने के, कि अभ्यास करने की? कोई नहीं। तो जो कार्य पुस्तिका होती है वह अभ्यास करने का कार्य कराती हैं। तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। तो अगला है प्रश्न संख्या 7, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1960 में हुआ था, 1965 में, 1968 में, 1972 में। तो जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है वह जो है 1972 में पारित हुआ था। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमी संस्था है। SCERT आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो राइट आंसर जो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी सही हो जाएगा।
ठीक है। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए जनपद स्तर पर इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। यह एक अकादमिक संस्था है। तो राइट आंसर इसका जो है डी सही हो जाएगा, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट। प्रश्न संख्या 9 है, विद्यालय में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी, इकाई योजना। तो विद्यालय में जो है समय सारणी बनाई जाती है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ताकि नियमित रूप से पठन पाठन का कार्य कर सकें और टाइमिंग क्या रहती है उसी समय पर उपलब्ध हो सके, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए, ठीक है। तो विद्यालय समय सारणी कैसी होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, अपरिवर्तनीय होनी चाहिए, डी होनी चाहिए, कोई नहीं। तो इसमें जो है कठोर नहीं होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है जिसको बदला ना जा सके। अब पता लगा कि आपने 6 बजे से स्कूल कर दिए, 6 बजे से 12 बजे तक गर्मियों में, और यही जो है सर्दियों में भी जो है टाइम जो है 6 बजे से 12 बजे तक है। तो जो है परिवर्तन अगर नहीं होगी तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए जो है अपरिवर्तनीय जो है नहीं होना चाहिए, परिवर्तनीय होना चाहिए कि जब जैसा ज़रूरत हो वैसा बदला जा सके, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है। कहाँ पर स्थित है बताना है। इलाहाबाद है, वाराणसी है, कानपुर है, चेन्नई है। तो ये जो राज्य हिंदी संस्थान स्थित है ये वाराणसी में स्थित है, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 12, एनसीईआरटी का मुख्य स्थिति है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है। तो जो एससीईआरटी है ये जो है दिल्ली में स्थित है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, डाइट में विभागों की कुल संख्या होती है। तो 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 7 होता है। डाइट में कितने विभाग होते हैं, ठीक है। तो डाइट में जो है कम से कम का मतलब नहीं है, 7 जो है विभाग होते हैं, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है ये भी निश्चित नहीं होती है, ठीक है। आमतौर पर ये डाइट पर होते हैं, इनकी जो है भिन्न भिन्न आधार पर भिन्न भिन्न संस्थान में अलग अलग होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14 है, इग्नू की स्थापना हुई थी 1980 में, 1985 में, 1990 में, 1992 में। तो जो इग्नू है उसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुई थी, तो बी जो है सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 15, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था है, ठीक है। तो एनसीटीई है कि एनयूईपीए है, एनसीईआरटी है, सी मैट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनसीटीई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 16 पर आ चुके हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, और वीडियो को सभी के पास आप भी शेयर कर दीजिएगा साथियों। जितने भी साथी हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सभी में शेयर कर दीजिए करिए, ठीक है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 16 को पढ़ते हैं, और आप भी जो है बताते चलिएगा कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। संस्थागत नियोजन क्या होता है उसको परिभाषित करना है, आइए समझते हैं। संस्थागत नियोजन किसी संस्था द्वारा अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई सुनियोजित और चरणबद्ध कार्य योजना है। जैसे मान लीजिए आप कोई विद्यालय खोल रहे हैं, तो उसको खोलने के लिए आप क्या करेंगे? कोई ना कोई तो नियम बनाएंगे, ठीक है। विद्यालय को हम इस प्रकार से खोलेंगे, इतना सीमेंट सरिया ये सब लगेगा, इतना मिस्त्री लगेंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाने के बाद जो है इतनी बाउंड्री होगी, इसमें इतने टीचर होंगे, इतने अध्यापक को रखेंगे, 4 क्लास का इसमें 4-4 टीचर पढ़ाएंगे कि एक विषय के 2 टीचर रखेंगे कि, ठीक है, किस प्रकार से मैनेज करना है। तो ये सभी जो नियम होता है, नियम जो होता है उस नियमों पर जो नियम बनाए जाते हैं उसको संस्थागत नियोजन कहते हैं। और उन नियमों को जब पालन करने लगते हैं, जब उन
चरणों को पूरा कार्य करने लगते हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको जो है, अरे क्या कहते हैं, अभी दिमाग से उतर गया साथियों। ठीक है, संस्थागत कहेंगे, नहीं, ठीक है, तो नियोजन। और चलिए आगे याद आएगा तो बताएंगे, दिमाग से उतर गया, ये क्वेश्चन रहता है अभी। ठीक है, तो आगे देखेंगे तो संसाधनों, गतिविधियों और मूल्यांकन जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, ठीक है, प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है प्रबंधन कहते हैं, मतलब जो नियम बनाए हैं, नियम बनाने के बाद जब उस नियम के हिसाब से चलने लगते हैं तो उसी को प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वही लिखा गया है कि विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो वहाँ पर तो जो है हम लोग नियमों को बना लिए था, पिछले जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर जो विद्यालय थे हमने उसको नियम के अनुसार सब कुछ बना लिया था कि कैसे कहाँ पर क्या करना है। अब हमने नियम तो बना लिया, अब उसको लागू भी तो करना होगा। जिस हिसाब से उस प्रक्रिया को हम कार्य करने के लिए कार्य करवाने लगेंगे लोगों से, जिस प्रकार से होगा उसको कार्य करने लगेंगे, तो उसी को विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय के सभी कार्यों को व्यवस्थित और समन्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, इसमें शैक्षिक योजना बनाना, ठीक है, योजना बनाते हुए कि कैसे क्या करना है, संसाधन प्रबंधन, ठीक है, कि कौन-कौन से साधन उपलब्ध होंगे, किस प्रकार से कार्य कराना है, ठीक है, वित्तीय कार्य, कार्मिक प्रबंधन तथा नेतृत्व शामिल होते हैं। ठीक है, बहुत तेज तो नहीं बोल रहे हैं साथियों, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी तो नहीं पढ़ा दे रहे हैं। ये भी जो है कमेंट में एक बार बताइएगा कि और स्लो चलें या सही है। प्रश्न संख्या 18 है, मीना मंच के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो ये जो मीना मंच है साथियों, ये जो है विद्यालय में लड़कियों को शिक्षा देने से संबंधित है। ठीक है, और ये जो है कार्यक्रम पहले रेडियो पर सुनाई देता था। अगर आप रेडियो सुन रहे होंगे तो वहाँ पर मीना की दुनिया एक आती थी, ठीक है, कार्यक्रम, और उसमें जो है इन पर फ़ोकस किया जाता था। तो क्या होता है मीना की मीना मंच, आइए देख लेते हैं 2 उद्देश्य। मीना मंच का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इनके 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं, कौन-कौन से? पहला है विद्यालयों में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना होता है। दूसरा है लड़कियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करना होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ लिखिए। ठीक है, जो समय सारणी है उनका 2 लाभ बताइए कि आखिर समय सारणी बनाने से कौन-कौन से 2 लाभ होते हैं। तो समय सारणी का पहला लाभ क्या होता है? समय का सदुपयोग। अगर समय का सारणी बना लिए हैं कि हमको 1 बजे से 2 बजे के बीच में पढ़ना है, तो आप हमेशा जो है 1 से 2 बजे के बीच में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? समय का सदुपयोग होने लगेगा, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि कौन-सा कार्य कब करना है, ठीक है? निर्धारित हो जाता है। दूसरा लाभ क्या होता है? यह तनाव में कमी करता है, मतलब जो भी कार्य होगा उसी समय से पूरा कर लेंगे तो ये दिमाग में नहीं आएगा कि अरे ये काम अभी बाकी है, नहीं कर पाए हैं, ठीक है? क्योंकि समय सारणी होने से कार्य भूलने या समय समय पर पूरा न कर पाने की चिंता जो है कम हो जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, किन्हीं 2 विद्यालयी अभिलेखों के नाम व उनका उपयोग लिखिए। ठीक है, तो 2 विद्यालयी अभिलेख कौन-कौन से हो जाएगा? पहला हो जाएगा छात्र नामांकन रजिस्टर, जिनका उपयोग विद्यार्थियों के नामांकन से संबंधित जानकारी रखने में होता है। और दूसरा होता है विद्यालय कैलेंडर, जिसका उपयोग वार्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी निर्धारित करने में होता है। प्रश्न संख्या 21 है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तैयारी, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य किए जाते हैं। इनका उद्देश्य जनजीवन, संपत्ति की हानि को कम करना होता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन क्या है? आगे बढ़ें।
चलिए प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। बाल सरकार का गठन विद्यालयों में क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बाल सरकार का गठन विद्यालयों में नेतृत्व, लोकतांत्रिक समझ और जिम्मेदारी का विकास करने के लिए आवश्यक है। यह बच्चों के निर्णय लेने, ठीक है, ताकि बच्चे जो है निर्णय ले पाएं सही चीज़ों का, ठीक है, समस्या का अगर कोई आ रही है तो समाधान कर पाएं और सहयोगात्मक कार्य में जो है भागीदारी दे पाएं, ठीक है, उनका अवसर प्रदान करती है। आगे प्रश्न संख्या 23 है। एनसीईआरटी के कोई दो कार्य बताइए। ठीक है, जो एनसीईआरटी है उनका दो कार्य कौन कौन से होता है, तो उत्तर हो जाएगा एनसीईआरटी के प्रमुख महत्वपूर्ण दो कार्य कौन कौन से। पहला है पाठ्यक्रम का विकास करना। ठीक है, एनसीईआरटी जो है पाठ्यक्रम का विकास करती है कि कौन सा कहाँ पर क्या पढ़ाना होता है, कौन सा सिलेबस रखना है, कौन सा हटाना है। ठीक है, दूसरा होता है शैक्षिक सामग्री व पाठ्य पुस्तकें तैयार करना शामिल है। यह शैक्षिक प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान भी करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है। राष्ट्रीय मुक्त उपयोगी दो शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग लिखिए। ठीक है, तो दो प्रमुख मुक्त शिक्षण सामग्री, एक हो जाएगा NIOS सामग्री, इसका उपयोग छात्र स्व अध्ययन के लिए और शिक्षक पाठ्य योजना के लिए करते हैं। दूसरा है ई पाठ्यपुस्तक, इसका उपयोग विद्यार्थी विषय समझने और शिक्षक सामग्री तैयार करने में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न संख्या 25 है। शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग लिखिए। ठीक है, जो शिक्षण सामग्री में उपयोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका दो अधिगम सामग्री का नाम लिखना है। तो दो प्रमुख शिक्षण सामग्री कौन कौन से, पहला हो जाएगा मल्टीमीडिया, इसमें पाठ रोचक और प्रभावी बनता है। दूसरा होता है ऑनलाइन शिक्षा, इसमें छात्र कहीं भी कभी भी अध्ययन कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त जो है सामग्री दे सकते हैं। ठीक है, आइए अगला है प्रश्न संख्या 26। पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को मार्गदर्शन देना होता है, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना होता है, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है और शैक्षिक समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान करना होता है। ठीक है, पर्यवेक्षण का मतलब है कि कोई भी समस्या आ रही है उसको कैसे सुलझाया जाएगा। ठीक है, कोई कमी है तो उसको कैसे दूर किया जाएगा, छात्रों का मूल्यांकन कैसे करना होता है, ये सभी पहचान करके जो है उनकी कमियों को दूर करना होता है। ठीक है, उसी को पर्यवेक्षण कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना होता है। ठीक है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें पारदर्शिता लाना होता है कि कौन सा बजट कहाँ पर गया है, कितना रुपए कहाँ पर खर्च किए गए, शिक्षा में कितना रुपया खर्च किया गया है। ठीक है, सरकार को जवाबदेह बनाना। ठीक है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ठीक है सरकार मतलब ये पैसा कहाँ-कहाँ खर्च की गई, सरकार को बताना होता है। तो ये सभी जो है सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, नागरिकों को सशक्त बनाना। ठीक है, नागरिक जो है सशक्त बने, सूचना तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सूचना उन तक पहुँचे। और आगे देखेंगे तो प्रश्न संख्या 28 है यहाँ पर। विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा अभिभावक। शिक्षक संघ का उद्देश्य घर और विद्यालय के बीच संबंध मजबूत करना, छात्रों की प्रगति में सहयोग बढ़ाना और विद्यालय की गतिविधियों में
अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, आगे बढ़ें। आगे है प्रश्न संख्या 29। डायट मेंटर के कोई दो लिखित कार्य लिखिए। तो डायट मेंटर के दो प्रमुख कार्य हैं, कौन कौन से? पहला है शिक्षकों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना, दूसरा है विद्यालयों का पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन करना, तीसरा है, ठीक है, और यह जो शिक्षण सुधार और नवाचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जो डायट मेंटर होता है इनका क्या क्या कार्य होता है? पहला है शिक्षकों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना। तो जो डायट मेंटर होता है ये शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, कि शिक्षकों को बताया जाता है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार से उनकी पाठ्यक्रम को पढ़ाना है, सृजनात्मक विकास कैसे करना है। तो ये सभी टीचरों को भी जो है शिक्षा दी जाती है। ठीक है, दूसरा होता है विद्यालयों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, विद्यालय में किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से नियम लागू किए गए हैं, किस प्रकार से चलाया जा रहा है। ठीक है, ये सभी, और मूल्यांकन भी करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है, किन प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, विकास हो रहा है बच्चों का कि नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? ठीक है, जो मनोविज्ञान शाला स्थापित की गई है, क्यों की गई है, ये सभी उद्देश्य क्या है उसका, आइए जानते हैं। तो प्रयोगशाला का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करना है, जैसे मूल्यांकन, परामर्श और उपचार। साथ ही यह विकासात्मक, सामाजिक और नैदानिक मनोविज्ञान से संबंधित अनुसंधान भी करती है। ठीक है, आगे देखेंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं साथियों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 31 पर पहुंच गए हैं, 10 क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, 20 नंबरों का तो अभी बचा ही है 20। ठीक है, आइए, तो प्रश्न संख्या 31 है, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? अब खुद सोचिए साथियों कि अगर कोई संस्था बना रहे हैं, चाहे संगठन हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर वहाँ पर नियम नहीं बनाएँगे तो कैसे पता चलेगा कि कोई कुछ भी कर रहा है, उसमें कुछ कर दे रहा है तो ठीक है, तो सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, कुछ दिन में बंद ही हो जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो संस्थागत नियोजन है, ये कोई संस्था बनाने के लिए है और उसमें जो नियम होता है, उन नियम को बनाने के लिए जो है, जो नियम कानून बनाते हैं, उसी को जो है संस्थागत नियोजन कहते हैं। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि ताकि जो है समय की बचत हो सके, सही से निष्कर्ष निकाला जा सके, जो लक्ष्य बनाए हो उसका लक्ष्य प्राप्ति की जा सके। विद्यालय है तो आखिर विद्यालय की भी तो कोई लक्ष्य होगा कि बच्चे क्यों जाएँगे, क्यों पढ़ेंगे, ये सभी उनका नियम कानून बना है, तो उसी के लिए जो है संस्थागत नियोजन कहते हैं। आइए अच्छे से समझते हुए चलते हैं, ठीक है? संस्थागत नियोजन संस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करता है, ठीक है? जो भी नियम कानून होगा उसको संस्था को सुव्यवस्थित और सही से चलाने में मदद करेगा। इसके बिना कार्य बिखरे हुए और अ अनियोजित हो सकता है, ठीक है? और पहला है सही दिशा में लक्ष्य तय करवाना, ठीक है? आगे देखेंगे दूसरा है संसाधन, समय, धन, सामग्री का उचित उपयोग होता है। तीसरा है विभागों के बीच समन्वय बनाना। चौथा है कार्यों की जिम्मेदारी स्पष्ट होती है, ठीक है? पाँचवाँ है समय-समय पर सुधार करना आसान होता है। प्रश्न संख्या 32 पर आ चुके हैं साथियों, और प्रश्न संख्या 32 है, विद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी जिसको बोलते हैं, ठीक है? स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है? सिस्टम कमेटी, ठीक है? कमेटी होता है, सिस्टम नहीं, की क्या भूमिका होती है? तो एसएमसी विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समुदाय और विद्यालय के बीच बीच सेतु का काम करती है, मतलब दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है? किसको? विद्यालय और समुदाय को। अच्छा, ये जो विद्यालय होता है, प्राइमरी विद्यालय में देखे होंगे कि वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं,
वो हमें हफ्ते में जो है, महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार जो वहाँ के लोकल होते हैं, ठीक है, आस-पास के लोग, वहाँ की जो कमेटी बनी होती है, तो वहाँ पर जो है इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर जो है विचार करते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से क्या करना है, क्या कमी रह गई, क्या और सुधार कर सकते हैं, कैसे विकास होगा, ठीक है? तो आइए पहला देखते हैं कि आखिर क्या-क्या कार्य होती है। तो पहला होता है विद्यालय की विकास योजना तैयार करती है, ठीक है? विकास योजना मतलब विद्यालय में विकास कैसे हो पाएगा बच्चों का, ये सभी देखा जाता है। दूसरा है बजट बनाकर सही जगह उपयोग सुनिश्चित की जाती है कि आखिर बजट जो पैसा आएगा, ये पैसा कहाँ पर लगाना है, सही जगह कौन-सी होगी, शिक्षा पर लगाना है कि बच्चों के खाने पर लगाना है कि जो भ भवन टूट रहे हैं, उसको सही कराना है। ठीक है? कि खेल सामग्री ले आना है। तीसरा है शिक्षक व कर्मचारियों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करती है, ठीक है? शिक्षक हो गए, कर्मचारी हो गए, इससे जुड़े जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, उनमें सहयोग करती हैं। चौथा होता है भवन, कमरों और सुविधाओं की निगरानी करती है, ठीक है? चौथा है छात्रों की आवश्यकता सुविधाओं की व्यवस्था करती है, ठीक है? तो भवन, कमरा और सुविधा जो होती है, मैंने बताया था कि आस-पास के लोग जो है उसको सुनिश्चित करते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक है? नहीं तो पता लगा कोई नल ही खोल ले गया तो बच्चे ब पानी कहाँ पिएँगे? कमरे को ही तोड़-फोड़ डालें तो बैठेंगे कहाँ? तो ये सभी जो है लोग देख-रेख करते हैं आस-पास के लोग, जिसको जो हम लोग समुदाय बोलते हैं, ठीक है? और जो छात्रों की आवश्यकता होती है, उसको भी उपलब्ध कराते हैं। अच्छा जो 15 अगस्त, 26 जनवरी होती है, तो वहाँ पर देखते होंगे कि जो प्राइमरी के हैं, गाँव-गाँव में जाकर के घूमते हैं, थोड़ा बहुत लोग सहयोग भी करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए जो है सुविधा व्यवस्था से जो है जोड़ना होता है। अभिभावक व समुदाय को विद्यालय से जोड़ती है, ठीक है? अभिभावक हो गए और जो समुदाय हो गए, उनको जोड़ा जाता है। विद्यालय को जोड़ा जाता है, ठीक है? आगे प्रश्न संख्या 33 है, कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षक संदर्भिकाओं का क्या महत्व है? ठीक है, तो शिक्षक संदर्भिकाएँ शिक्षक के लिए एक तैयार मार्गदर्शिका का काम करती है। पहला हो जाएगा शिक्षक को पाठ योजना बनाने में मदद मिलती है, ठीक है? पाठ योजना को किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसमें मदद मिलेगी। दूसरा है विषय के अनुसार सामग्री तैयार करना आसान होता है, ठीक है? तीसरा होता है नई और उपयुक्त शिक्षण विधियाँ सीखने में सहायता मिलती हैं, ठीक है? नई-नई शिक्षण विधि आती रहती हैं, तो उसको जो है सीखने में मदद मिलेगी, ठीक है? टीएलएम के माध्यम से पढ़ाना है, सरल से जटिल की ओर पढ़ाना है, ठीक है? सूक्ष्म से असूक्ष्म की ओर पढ़ाना है, ठीक? तो छात्रों का मूल्यांकन सही ढंग से करने में सहायता करती है। मूल्यांकन कैसे हो पाएगा? बच्चों का इसमें जो है भूमिका निभाया जाता है और पाँचवा है शिक्षक के कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। प्रश्न संख्या 34 पर आ चुके हैं साथियों। समय सारणी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो समय सारणी अच्छी होगी तो दिन भर के कार्य आसानी से पूरा होते हैं, ठीक है? अगर समय सारणी अच्छी तरीके से बनाएँगे तो उन बीच में वो अपना कार्य अच्छे से पूरा करते हुए जाएँगे, ठीक है? तो समय सारणी बनाने से ये फ़ायदा हो जाएगा। तो पहला जो है क्या होता है, पहले महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें, ठीक है? जो समय सारणी बनाएँगे तो उनमें जो है अपने कार्यों को सबसे प्राथमिक स्तर पर रखें, महत्वपूर्ण जो कार्य हैं। दूसरे स्थान पर क्या करना है, हर कार्य के लिए उचित समय तय करें, ठीक है? कि जितने भी कार्य हैं सभी के लिए अलग-अलग टाइमिंग फिक्स करें। तीसरा हो जाएगा थोड़ी लचीलापन रखें ताकि अचानक कार्य होने पर कोई भी दिक्कत ना आए। अगर बदलना चाहें समय सारणी तो चेंज कर दें। ऐसा नहीं है कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में खाना खाना है तो खाना ही खाएँ, ठीक है? अगर कोई काम आ गया बीच में तो जा कर के उसको भी कर लीजिए, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें देखनी होती हैं, मतलब फ्लेक्सिबल रखना होता है, लचीला रखना होता है। बीच-बीच में विश्राम भी अवश्य रखना चाहिए, टाइम टेबल में अगर बना रहे हो तो बीच-बीच में इसका भी जो है ख़ास ध्यान रखना होता है, नहीं कि लगातार जो है कार्य ही रहे, ठीक है? 5वां है पढ़ाई हो गया, खेल हो गया, विश्राम हो गया,
घर के कामों का जो है ये सब संतुलन जो है बनाए रखने चाहिए। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 35 है, छात्रों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का क्या महत्व है? तो ये क्रियाकलाप छात्रों को पढ़ाई के अलावा कई अन्य कौशल सीखने का अवसर देते हैं। और पहला है सामाजिक और भावनात्मक का विकास होता है, ठीक है। क्रियाकलाप से सामाजिक विकास होगा और भावनाओं का विकास होगा। दूसरा है दिमागी और शारीरिक क्षमता का विकास होगा, ठीक है। आगे हो जाएगा नैतिक अनुशासन और सहयोग जैसे मूल्य का विकास होगा और छात्र अपनी प्रतिभा और रुचि की जो है पहचान कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 36 है, विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है? जो विद्यालय होते हैं उनमें जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनका क्या भूमिका होती है? तो प्रधानाध्यापक विद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक दोनों पक्ष संभालते हैं, ठीक है। शैक्षिक आखिर क्या होता है और प्रशासनिक क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखो समझते हैं। पहला शैक्षिक नेतृत्व, तो पाठ्यक्रम लागू करवाना और शिक्षण गुणवत्ता सुधारना, ठीक है। पाठ्यक्रम को लागू करना होता है और जो शिक्षण है उसमें सुधार करना होता है। और आगे देखेंगे तो अगला जो है छात्रों के मूल्यांकन और परीक्षण प्रणाली की देखरेख करना होता है, ठीक है। और अगर प्रशासनिक नेतृत्व देखें तो क्या होगा, विद्यालय का बजट और वित्तीय व्यवस्थित करता है, ठीक है। व्यवस्थित करना होता है, कर्मचारियों की नियुक्ति और शिक्षण और मूल्यांकन करना होता है। प्रधानाध्यापक पूरे विद्यालय को एक दिशा में चलाने का मुख्य नेता होता है, ठीक है, कि विद्यालय को किस प्रकार से चलाना है, कहाँ पर क्या चीजें व्यवस्थित करनी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है, विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो स्वच्छ विद्यालय बच्चों के स्वास्थ्य और सीखने दोनों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। जो स्वच्छ विद्यालय होंगे तो वहाँ पर बच्चे आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। पता लगा कहीं डीजे बज रहा है वहाँ ऑफिस में, वहीं जो है सुनाई दे रहा है सब कुछ, तो जो है दिक्कत होगी, ठीक है। ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, ठीक है। पता लगा कहीं नाला बह रहा हो तो वहाँ पर जो है विद्यालय हो जाएगा तो पढ़ाई हो पाएगा। पता लगा कोई कूड़ेदान फेंका जा रहा है वहाँ पर विद्यालय हो गया तो फिर वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाएगी सही से, ठीक है। ध्यान वहीं पर भटकता रहेगा, ठीक है, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। पर्याप्त कूड़ेदान होना चाहिए विद्यालय में और समय से जो है खाली किया जाना चाहिए उसको। पीने का पानी साफ होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। शौचालय प्रतिदिन साफ सफाई होनी चाहिए और आवश्यक जो है सामग्री वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, जो भी आवश्यक की चीज़ें होती हैं। कक्षाएँ जो है रोज़ाना साफ की जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार साफ कर दिए 10 दिन वैसे चल रहा है, तो रोज़ साफ कर लेनी चाहिए कक्षा को। फर्नीचर व्यवस्थित रखना चाहिए, ठीक है, रखा जाना चाहिए और कक्षाओं में कूड़ेदान होना चाहिए, ठीक है। कक्षा के अंदर जैसे बच्चे कभी पेज इधर फाड़ करके उधर फेंक दिए, उधर से फाड़ करके उधर फेंक दिए, जहाज बना करके इधर से नचा रहे हैं, उधर जा रहा है, उधर से नचा रहे हैं, उधर जा रहा है, ठीक है। तो उन सभी के लिए जो है एक व्यवस्थित कूड़ेदान वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर ताकि वो डाल सकें और उसकी नियमित सफाई होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 38 पर पहुँच चुके हैं साथियों, वीडियो को सभी के पास शेयर करते चलिएगा साथी। आइए प्रश्न संख्या 38 है, जनपद को अकादमिक मार्गदर्शन देने में डाइट की क्या भूमिका होती है? ठीक है, तो डाइट जिले के सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए शैक्षिक मार्गदर्शक संस्था है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है। दूसरा हो जाएगा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित करता है। तीसरा हो जाएगा शिक्षण सुधार के लिए अनुसंधान करता है। चौथा है शिक्षकों और छात्रों के लिए सामग्री तैयार करता है। और चौथा है, ठीक है, ये हो गया। और डाइट पूरे जिले की जो है शिक्षा की गुणवत्ता को चेक करता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 पर आ चुके हैं साथियों, ठीक है। तो छात्रों के लिए
पुस्तकालय का क्या महत्व है? प्राथमिक विद्यालय में कौन-कौन सी पुस्तकें उपयोगी होती हैं? ठीक है, तो पुस्तकालय सभी की सोच, भाषा और ज्ञान को विस्तार देता है मतलब बढ़ाता है, ठीक है? जो पुस्तकालय होता है, उनकी जो पढ़ते हैं, उनकी सोच और भाषा में वृद्धि होती है। आखिर महत्व क्या होता है पुस्तकालय का? तो विभिन्न विषयों का ज्ञान मिलता है पुस्तकालय से, ठीक है? तमाम प्रकार की पुस्तकें होती हैं, तो विभिन्न प्रकार के ज्ञान भी बढ़ेंगे पढ़ने पर। पढ़ने की आदत और समझ जो है बढ़ती है, भाषा और शब्दावली जो है मजबूत होने लगती है, ठीक है? उपयोगी पुस्तक कौन-कौन सी होती है? तो कहानी और कविता का संग्रहण जो है इसमें रहता है और चित्र पुस्तकें होनी चाहिए, ये भी जो है उपयोगी होती हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को यहाँ पर ध्यान में रख कर के बनाना होता है ना, तो चित्र ज़्यादा रहेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। विज्ञान, प्रकृति की सरल पुस्तकें होती हैं और कौशल की गतिविधियाँ जो हैं, पुस्तकें होनी चाहिए, इससे जो है आसानी होगी सीखने में। आइए लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 40 पर पहुँच चुके हैं साथियों। विद्यालय उन्नयन में समुदाय का सहयोग प्राप्त करने के लिए शिक्षक का क्या प्रयास कर सकते हैं? ठीक है, तो विद्यालय और समुदाय का संबंध मजबूत हो तो विद्यालय तेजी से विकसित होता है। ठीक है, कौन-कौन से? पहला है समुदाय के लोगों से नियमित संपर्क रखें। दूसरा, स्वास्थ्य जागरूकता और अन्य कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित करें। तीसरा हो जाएगा विद्यालय की ज़रूरतों और योजनाओं के बारे में समुदाय की जानकारी दें, ठीक है? एसएमसी में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, ठीक है? तो स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, ठीक है? जो बच्चे कह रहा हूँ, जो समुदाय के लोग होते हैं, विद्यालय के आस-पास के लोग या जो ग्राम के सभा के लोग होंगे, तो उन सभी की जो है सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए कि एक्टिव रहें ताकि जो है कोई भी समस्या आ रही स्कूल में तो वो भी नियमित रूप से दूर हो सके, ठीक है? विद्यालय के कार्यक्रमों में समुदाय के लोग जो है शामिल हो सकें। अगर विद्यालय का कोई कार्यक्रम है, तो भी जो है वहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हो पाएँ और समझें कि क्या समस्याएँ आ रही, किन-किन तरफ जो है विकास का रुझान है, किस-किस चीज़ों को ध्यान में देखना चाहिए, ठीक है? तो ये था पूरा साथियों 40 क्वेश्चन समाप्त हो गया है 2018 का पेपर। आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं साथियों, ज्ञान क्लासेस अकेडमी सर्च करेंगे यूट्यूब पर मिल जाएँगे, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मिल जाएँगे, फेसबुक पर फ़ॉलो करने के लिए आगे 1 लगा दीजिएगा तो हम फेसबुक पर भी मिल जाएँगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2019 का पेपर लेकर के, ठीक है?